हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग लेक्चर नंबर 2 और आखिरी लेक्चर होगा मैथ और रीजनिंग का, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पिछला लेक्चर हो चुका है जिसमें 2012 से 2016 तक के हम लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज 2017 से 2021 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। सेम टाइप के प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रतिवर्ष रिपीट होते हैं। जितना हमने बता दिया, अगर इतना भी कर ले गए तो 30, 35 या 40 क्वेश्चन जो भी मैथ रीजनिंग के आते हैं उसमें से आप आराम से 15 तो मान के चलिए, मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम 10 से 12, 15 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पर जो कि रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। साथ ही साथ 150 से 250 तक क्विज जो दिए गए हैं बेहतर तरीके से देख लीजिएगा और पीछे जाकर कम से कम आप लोग 60 डेज, 60 दिन, 70 दिन पीछे जाकर पूरे क्विज को कर डालिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम फिर से आ गए हैं। माझी द माउंटेन मैन मूवी आप लोग देखे होंगे, उसमें कहता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लगे रहिए, जब तक तोड़ ना दीजिए, जब तक क्वालिफाई ना कर दीजिए तब तक रुकना नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आधार वाक्यों के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो यहाँ पर पहला कुछ पॉइंट दिए रहते हैं उसमें से निष्कर्ष जो निकालना होता है, तो उसके पहले आपको गोले बनाना आना चाहिए। गोले कैसे बनाते हैं देखिए। कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं। कह रहा है कि सभी विमान चालक, यानी ऐसे लिखिए विमान चालक, मतलब जितने भी विमान चालक हैं एक गोले में, और सभी क्या हैं, बहादुर हैं। सभी विमान चालक जो हैं बहादुर व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं, मतलब सभी अंतरिक्ष यात्री जितने भी हैं वो विमान चालक ही हैं, मतलब बीच में आ जाएगा रुकिए फिर से कट करते हैं इसको। कह रहा है कि सभी विमान चालक जो हैं कि बहादुर हैं, बहादुर वाला बड़ा, और कह रहा है सभी अंतरिक्ष यात्री जो हैं विमान चालक हैं। ये वाला गोला जो है विमान चालक, क्या है, विमान चालक इस पे लिखने में दिक्कत होती है थोड़ा। और यहाँ पर ये अंतरिक्ष यात्री हो गए, बीच वाला अंतरिक्ष यात्री है ना। और इधर कह रहा है कि बहादुर व्यक्ति हैं, कह रहा है कि सभी विमान चालक बहादुर हैं। ओके ठीक है, अब हम इतना जब बना लेते हैं फिर अब हम आगे देखते हैं क्या निष्कर्ष निकाले हैं कि सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री हैं। कहाँ से सभी विमान चालक अंतरिक्ष यात्री हैं? इधर देखिए एक्स्ट्रा बच्चे तो हैं विमान चालक, तो सभी तो थोड़े अंतरिक्ष यात्री हो गए हैं, है ना, ये गलत हो गया। कह रहे सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष यात्री यहाँ बीच वाला जो है और बहादुर तो बड़ा वाला गोला है तो उसके अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं। ओके, और अगला ये तो आपका सही हो गया। अगला कुछ अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति, कुछ नहीं, सभी अंतरिक्ष यात्री क्या है, बहादुर व्यक्ति हैं स्टेटमेंट के अनुसार। ओके, अब यहाँ पर डी लिखा कोई अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है जब सभी विमान चालक जो बहादुर व्यक्ति हैं और सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं, तो ये तो अंदर ही आ गया, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये हो गया सही आपका। ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे पिछली बार, है ना। तो एक आध क्वेश्चन आगे और रखे हैं, बहुत ध्यान से। क्या किया हमने कि एक गोला बनाया, कह रहे हैं कि सभी विमान चालक बहादुर व्यक्ति हैं, तो विमान चालक बीच में और ये बहादुर व्यक्ति हैं। दूसरा स्टेटमेंट सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक है, जब ये वाला गोला विमान चालक है और इसी के अंतर्गत आ गए कि सभी अंतरिक्ष यात्री विमान चालक हैं, है ना, तो वो हो गया। तो बस यहीं से हमने ये देख लिया स्टेटमेंट जो हमारा सही निकल के आ गया, बी सभी अंतरिक्ष यात्री बहादुर व्यक्ति हैं, ये सही हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल भी हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन लगाए थे, बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने लगाया था। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, करना वैसे कुछ नहीं है। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन की समस्या आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। यहाँ पर है कि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था। कह रहे हैं कि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, है ना। तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, 2000 को कौन सा दिन होगा, ये बता रहे हैं कि इस दिन क्या है, मंगलवार है। ओके, हमने क्या बताया था, जब लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष क्या होता है, जो 4 से पूरे तरीके से कट जाता है, तो उसमें जो फरवरी होती है 29 दिन की हो जाती है। ओके, तो 29 दिन की जब हो जाती है तो अगले वर्ष जैसे ही हम बढ़ते हैं, मान लीजिए 18 फरवरी 1998 में हम जाते हैं, तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो मंगलवार की जगह क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 1 साल तो बुधवार हो जाता है। ओके, और फिर 18 फरवरी
99 में जब हम पहुँचेंगे तो ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ओके, अब यही पूछ रहे हैं कि 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो 18 फरवरी 2000 को बृहस्पतिवार के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि 2000 तो पूरे तरीके से 4 से कट जा रहा है, तो लीप वर्ष हो गया, तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाएंगे। लेकिन आपने सोचा कि ये सिर्फ 18 फरवरी दिया है, उसके आगे नहीं दिया है ना। 18 फरवरी है, 29 तो आगे पड़ेगी ना, तो ये 18 फरवरी यहीं पे खेला हो बे। तो 18 फरवरी को पूछ रहा है, तो 18 फरवरी को शुक्रवार होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। 18 फरवरी कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, है ना। तो 18 फरवरी 1997 मंगलवार। सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है कि सीधे दूसरे वर्ष में जैसे ही बढ़ते हैं, तो जैसे इस वर्ष में जैसे 97 में मंगलवार था, 98 में बुधवार हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना कि ईयर जो है कि कितने से कट रहे हैं। 4 से अगर जो कट जाता है, अगर 4 से कट जाता है तो वहाँ पर चेंज हो जाता है। अब यहीं पर आगे डेट बढ़ा देता, 18 फरवरी करके नहीं, मार्च में पहुँच जाता, तब यह दिन बदल जाता, तब यह दिन चेंज हो जाता है ना। जैसे बोल देता कि 15 मार्च 1997 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा, तब यहाँ पर दिन परिवर्तित हो जाता, 2 दिन आखिरी वाले में बढ़ा देते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, कल वाला लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वां है, यानी इधर से भी 15वां है रमेश और इधर से भी 15वां है, कौन, रमेश, है ना। तो 15वां पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 15 + 15 बराबर 30 - 1 बराबर 29, आंसर हो गया। अब एक क्यों किए हैं माइनस हम, क्योंकि इधर से भी रमेश है, इधर से भी रमेश है, दोनों जगह तो रमेश ही है, रमेश 2 बार काउंट हो जाएगा, है ना, रमेश 2 बार काउंट हो जाएगा। रमेश नहीं, मान लीजिए आप इधर से 15वें पे हैं, इधर से 15वें पर हैं, पूछ रहे हैं कि टोटल संख्या कितनी हो गई, तो आप 15 15 30 - 1 कर देंगे, 29 आंसर आ जाएगा। और अगर हम आपको 2 बार यहाँ पर काउंट किया जा रहा है ना, एक बार इधर से एक बार इधर से, इसलिए -1 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हर क्वेश्चन में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए ऐसे 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 और ऐसे खेला हो बे, है ना। तो कैसे है, 1 × 3 1 × 3 प्लस, ऐसे पहले हटाते हैं, 1 × 3 + 1 बराबर 4, ये हो गया, ठीक है। अब आगे 5 × 3 + 1 15 1 16, ये खेला हो बे। अब 22 × 3 + 1 22 दूनी 44 और 22 तिया 66, ओके 66 + 1 यानी 67, खेला हो बे, है ना। अब ऐसे ही इसको 3 × 3 + 1 बराबर 9 + 1 बराबर 10, ठीक, तो 10 हो गया आंसर, बस, है ना। और तो कुछ नहीं कहा गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देख के तो डर गए होंगे बहुत से लोग, पेपर जब मिलता है ना हाथ में, तो ऐसा क्वेश्चन देख के अरे बाप रे बाप, x³ + 2x² ऐसे ऐसे दिया गया है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। अब लिखा है x³ + 2x² + 3x + 8, एक का एक गुणनखंड x + 3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि देखिए x³ + 2x² + 3x + 8, तो गुणनखंड जो है कि x + 3 है, तो x की वैल्यू हम निकाल देंगे तो -3 हो जाएगी, यानी x + 3 = 0, तो x बराबर -3 हो जाएगा, है ना। अब इसी वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं, 0 बराबर, और अगर 0 बराबर 0 आ जाता है तब गुणनखंड होगा, है ना, गुणनखंड होगा। लेकिन अगर x बराबर 0, ये 0 बराबर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ओके, चलिए करते हैं, -3 रखते हैं तो 3 3 करना होती है 27, तो -27 प्लस 2 × 3 3 के 9, माइनस 2 बार, तो 9 दूनी 18, हम पूरा इसी को लिख ले, 2 × 18, ओके, प्लस 3 है, ये माइनस हो जाएगा, -3 × 3 3 3 के 9 प्लस 8 बराबर 0, ओके। तो -27 और -9 कितना हो जाएगा, 36 माइनस और प्लस ये कितना हो गया, 18 है ना, 18 ही था, 18 + 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 हो जाएगा 26 बराबर 0, ये हो गया -10 बराबर 0 हो रहा है ना, -10 बराबर 0,
माइनस 10 बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो आता तब गुणनखंड है, लेकिन माइनस 10 बराबर जीरो नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है ना, पहला गलत है। अब दूसरे को ऐसे ही देख लेंगे, पहला जब गलत हो गया दूसरे को देखिए, दूसरे में क्या है कि x माइनस टू बराबर, अब ऐसे x माइनस टू बराबर जीरो करिए, x बराबर 2। अब इसी 2 को उसमें रख दीजिए, तो 2 को रखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। चलिए कर देते हैं, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे। 2 की पावर 3 प्लस 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0। ओके, तो 2 की पावर 3, 2 दूना के 4 दूनी 8 है ना, 8 हुआ, प्लस 2 की पावर 2 तो 4 दूनी 8 हो गया ये भी, प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8 बराबर 0 हो रहा है। ऐसे देखने में पता चल गया। 8 त्रिक का 24 6 30 बराबर 0 हो रहा है, 0 बराबर 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी गलत, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। जब दोनों गलत हैं तो ना तो 1 और ना ही 2, ना तो 1 और ना ही 2, आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ओके, चलिए ऐसे ही लगता है एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा तो वन लाइन में भी पूछ लेगा ऐसे ही, है ना। आयोग बस थोड़ा सा आपको रिझाना चाहता है, परेशान करना चाहता है, आपको भगाना चाहता है ना। अब ये क्वेश्चन एकदम आसान है। कैसे आसान है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, ये पर जब ये यहाँ पर भाग वाला चिन्ह होता है तो जब इसको गुणा कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं और उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है। अब क्या करेंगे? अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कई फार्मूले लगेंगे। एक होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे क्या करेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। ओके, ठीक है। और वहीं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, अपान एक्स प्लस 1 और फिर एक्स पावर 3 एक्स पावर 3 माइनस 1, यही है ना, उतार दिए। अब एक्स प्लस वन से कट गया, एक्स प्लस वन से कट गया, है ना। अब बचा क्या, आगे क्या बचता है कि एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, अपान एक्स पावर 3 माइनस 1। आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मूला और होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। जब फार्मूला होता है तो पहले ब्रैकेट में माइनस है तो ए माइनस बी, दूसरे में हो जाएगा, ओ माय गॉड क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। आपको ये चीज़ सेम टू सेम ये यहाँ दिख रही है। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 1, ये कट गया, आंसर आ गया 1, यानी 1 सही हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, सीधे इसको गुणा करके उल्टा कर दिए हैं। ओके, अब उल्टा कर दिए यहाँ पर, और फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला लगा दिए। फार्मूला लगाएं तो एक्स प्लस वन से कट गया है। फिर हमारे पास ये बचा है और ये बचा है, तो ये जो होता है एकदम सेम टू सेम ये फार्मूले पे ही बैठ जा रहा है, तो हमने ये लिख दिया। वही 1 कर रहे हैं, 1 का क्यूब करें या 1 करें तो बात एक ही होती है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए हैं, आंसर आ गया 1, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, स्क्वायर करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला होता है क्लास 6 के बच्चे, है ना। आप छोटे बच्चे आते हैं तो बताओ बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चा कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका होता है। अच्छा, वेरी गुड, तो यही होता है। अब अगर आपको नहीं याद है तब तो भैया गुड नहीं मिलेगा। चलिए, अब है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है, देख के डरना नहीं है। क्या करना है, एक्स प्लस 1/x बराबर 5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर बराबर 25। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 25। यहाँ एक्स से कट गया, हमें क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25। ये 2 बचा उधर जाएगा, 25 में से -2 हो जाएगा, यानी 23 हो गया। क्या हो गया, 23 हो गया। अब देखिए इतना एक्स स्क्वायर आया, अभी हमें एक्स की पावर 4 नहीं आई, फिर एक बार स्क्वायर करिए, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
वही फार्मूला, इसका फिर से एक बार स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, है ना, फिर प्लस 2 इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 23 का स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो ऐसे कर लीजिए 23 गुणे 23, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9, 6 6 12, 529, है ना, 529 हो जाएगा ना, 3 तिरिक का ना, हाँ 529 हो गया। अब देखिए ये हो गया, ये आ गया 529, 529, ओके। अब ये एक्स स्क्वायर से ये 1 अपान एक्स स्क्वायर नहीं है भाई, ये एक्स स्क्वायर ऊपर ही है भाई, ये स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 इक्वल टू 529 माइनस 2, ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा 529 में से, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स का 4 कितना हो जाएगा, 529 में से 2 घट जाएगा तो 527 हो जाएगा आंसर, तो 527 ये आंसर हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं किया गया, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार स्क्वायर कर दिए हैं, दोबारा स्क्वायर कर दिए हैं, बस सॉल्व कर दिए हैं, आंसर आपका आ गया। वैसे आपको समझ में आ गया होगा सही से अगर आप देख रहे होंगे तब, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ गोला वाला, एक गोला वाला क्वेश्चन आता है, गोले का देखिए फार्मूले पे लगता है ये क्वेश्चन, और कोई इसका रास्ता नहीं है। आपको गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, गोले का क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले के आयतन का फार्मूला होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो अभी याद कर लीजिए, क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या कह रहे हैं कि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। पृष्ठ क्षेत्रफलों का, क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है, आयतनों का अनुपात। ए वाला क्षेत्रफल दिए दो अलग अलग गोलों का, यानी कि 4 पाई, इसको R1 मानते हैं, R1 स्क्वायर अपान 4 पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 9/4 है, क्या है, इक्वल टू 9/4 है, ओके। अब क्या 4 पाई 4 से कट गया, तो R1 अपान R2 का ये पूरा होल स्क्वायर जो है, R1 अपान R2 का स्क्वायर जो है, ये हो गया, ये पूरा स्क्वायर है 9/4, है ना। तो R1 अपान R2 कितना हो जाएगा, R1 अपान R2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो R1 अपान R2 2 का स्क्वायर, 3/2 हो गया, है ना। R1 अपान R2 आपको पता चल गया, यहाँ से ये चीज़ पता चल गई, ओके। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके आयतनों का अनुपात करिए 4/3 पाई आर क्यूब, अनुपात मतलब भाग देंगे, R1 क्यूब अपान 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया। आपको पता है आयतनों का अनुपात आयतन 1 अनुपात आयतन 2, ओके। तो अब ये कट गया R1 अपान R2 की वैल्यू आपको पता है 3/2 है, तो अब जब आप 3/2 की पावर 3 कर देंगे, 3/2 की पावर पूरे की 3 कर देंगे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 3 करना होते हैं 27 आ जाएगा, 27, और 2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 अनुपात 8, यानी आयतनों का अनुपात 27 × 8, यही आंसर आ गया। क्या आंसर है। अब देखिए क्षेत्रफल गोले का होता है फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पे लगेगा। तो उसमें हमने क्या किया कि जब आपको दिया हुआ है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो यानी हमने R1 R2 दो गोलों की बात कर रहा है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपन 4 पाई R2 स्क्वायर अपन 9/4 9/4, तो 4 पाई से कट गया, तो R1 अपन R2 स्क्वायर 9/4 आ गया। और R1 और R2 देखेंगे तो वो 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, तो R1 R2 3:2 आ गया। आयतनों की बात जब करें तो आयतन जो कि वहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आयतन 2 हैं, तो उनका अनुपात की बात हो रही, तो 4/3 पाई से कट गया। ये R1 अपन R2 का क्यूब है, 3 पावर है, तो वही हो जाएगा। बस वही वैल्यू रख दिए हैं, R1 अपन R2 हमने यहाँ से निकाला था, वही वैल्यू रख दिए हैं, 27/8, ये आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिए, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। क्या कह रहे हैं कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। तो मानते हैं पुत्र की उम्र x है, माना पुत्र बराबर x है ना, पुत्र की उम्र मान लिए x है ना।
तो कह रहे हैं कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, यानी पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की 9 गुनी यानी 9x। ओके, और तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, तो माता जी हो गई 8x। ठीक है, पिता और माता की उम्र का योगफल मतलब जोड़, यानी 9x प्लस 8x योगफल बराबर 51 है ना। तो पुत्र की उम्र क्या है, तो 9 8 कितना हो गया, 9 8 हो गया 17x बराबर 51, है ना। x बराबर 51/17, 51/17 हो गया, तो 17 तियाँ 51, x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3। तो पुत्र जो है 3 वर्ष का, यही x हम माने थे, यही x आ गया, x बराबर पुत्र माने थे तो यही x हमें आ गया। 3 वर्ष का बच्चा अभी छोटा है, अभी पढ़ाई लिखाई करेगा, है ना, आगे पढ़ेगा, तो बच्चा छोटा है। तो क्या है क्वेश्चन कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी, हमने माना कि पुत्र की उम्र हमने मान लिया x, तो पिता की उम्र 9x हो गई, 9 गुनी है, माता की उम्र 8 गुनी है। कह रहे दोनों का योगफल यानी दोनों का जोड़ने पर 51 आता है ना। तो यहीं हम सॉल्व करिए, 8 9 17 बराबर 51। तो यहाँ x का गुणा है तो इधर x गुणे में है, 17 उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 51/7 बराबर 17 तियाँ 51, 3 आंसर आ गया, 3 वर्ष उम्र है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, ये देखिए यूपीएससी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ चुका है। क्या है कि 5 घड़ियाँ क्रमशः 3 4 5 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगी, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखिए कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे 3 4 5 6 7, है ना। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, कट करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या से कट करेंगे। तो 2 से पहले कट करिए, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 ऐसे ही बचेगा, 2 दूना के 4, 5 नहीं कटेगा 2 से, 2 3 6 7 हो गया। फिर 2 से कट करेंगे तो ये 3 नहीं कटेगा, 2 से 1 हो जाएगा ये, और ये 5 वैसे ही रहेगा, और ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 7। अब हम 3 से कट कर रहे हैं, तो 3 से कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 ऑलरेडी है, ये 5 है, ये 1 हो जाएगा, ये 7 है। और फिर हम 5 से कट करेंगे, तो 5 से कट करेंगे तो 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही है, ये हो गया 1, 5 से कट कर रहे हैं, और ये 7। अब हम 7 से कर देंगे तो सब आ गए 1 1 1 1 और 1, है ना। तो हमें प्राप्त हुआ ये। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना, ये देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, है ना, 7 पचे 35 दूना 70, 35 दूना 70, 70 दूनी 140, और 140 गुणे 3, 140 गुणे 3 करें 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, यानी 420 कितना प्राप्त होता है, 420 निकल के आता है। कितनी वैल्यू आ गई, 420। ओके, ये 420 सेकेंड आया है, 420 सेकेंड आया है ना, यही ना सेकेंड दिया गया, तो 420 सेकेंड आए, तो गुणा किए तो वही आ गया, 420 आ गया, 420 सेकेंड आया है। तो कह रहा है किसी समय एक साथ बजने कितनी देर बाद फिर से बजेंगी। अब देखिए यहाँ पर आंसर आपका मिनट में दिया गया है, तो 420 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, है ना। तो 60 से जब हम भाग देंगे इसको तो कितना होगा, ये देखिए 0 0 कट गया, 6 के 36 होता है, 6 7 42, यानी 7 मिनट, कितना 7 मिनट बाद दोबारा फिर बजेंगे। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। देखिए सीधे एलसीएम लिए हैं, एलसीएम ऐसे लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, 3 4 5 6 7, 2 से कट किए, फिर 2 से कट किए, फिर 3 से कट किए, 5 से कट किए, 7 से किए, तो फिर एक एक ये हो गया। इन सबको इनको लेके गुणा कर दिए हैं, गुणा करने के बाद 420 आया है। पता चला कि 420 सेकेंड, अगर सेकेंड में यहाँ होता 420 तो आंसर हो जाता, लेकिन मिनट में दिया गया है, तो मिनट में हमने 60 से भाग दे दिया है ना, तो 7 मिनट आ गया है, तो यही आंसर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही जो पिछला वाला एक क्वेश्चन हमने अभी बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं हमेशा, 2-3 क्वेश्चन तो इस तरह से रहते ही हैं। यहाँ पर है, कह रहे हैं कि कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है। कह रहे हैं कोई भी बहादुर जो है वो कायर नहीं होता, मतलब 2 गोला बनेगा, एक बहादुर यानी कोई भी बहादुर, ये बहादुर, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता है, कायर नहीं होता है ना। दूसरा लिख रहे हैं कुछ सिपाही कायर होते हैं, यानी कि कुछ सिपाही जो हैं वो कायर होते हैं, कुछ होते हैं, सब सिपाही नहीं, कुछ सिपाही कायर, यही कह रहे हैं। 2 गोला बन के 3 गोले में ऐसे आ गए। कह रहा है कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, मतलब अलग बात है, अभी कोई बहादुर कायर नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ सिपाही कायर होते हैं, कोई भी बहादुर अलग है, कायर नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कहता कायर होते तो गोला इसमें मिल जाता, है ना। अब दूसरा कह रहे हैं कुछ सिपाही कायर होते हैं, है ना। अब देखिए हम यहाँ से आंसर कैसे निकाला जाएगा। अब लिखा है कि
कोई सिपाही कायर नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो मिल रहा है कि कुछ सिपाही कायर हैं, है ना, कुछ सिपाही कायर हैं, तो यानी ये गलत हो गया। सभी सिपाही बहादुर होते हैं, सभी सिपाही बहादुर होते हैं, सिपाही लोगों की तो बहादुरी की बात ही नहीं हुई है। सभी सिपाही बहादुर होते हैं तो कहाँ सिपाही लोगों की बहादुरी की बात हुई, अभी बहादुरी की बात ही नहीं हुई। कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, हाँ तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, सभी सिपाही बहादुर होते हैं, तो फिर यहाँ कायर क्यों हो गए सिपाही कुछ, है ना, तो दूसरा गलत। कह रहे हैं कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ सिपाही कायर हैं तो कुछ तो बहादुर होंगे ना। कह रहा कि कुछ सिपाही कायर होते हैं, ये इसमें मिल गया, है ना, तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं क्योंकि कुछ सिपाही कायर हैं। ओके, और कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, तो यहाँ पर आपका डी गलत हो जाएगा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो वही हो गया, कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं। ओके, तो आपका सी यहाँ से निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कोड में यदि 41 - 32 = 55 लिखा गया। देखिए ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी वैल्यू दी गई है, लोग घटाना शुरू करेंगे। 41 में से 32 गवा तो कितना आवेगो, तो 4 × 1 = 5 जोड़ दो, 4 × 1 = 5 हो जाओगो, और 3 × 2 = 5 हो जाओगो, 55 हो गवा, है ना। 4 × 2 = 6 हो गो, 6 इधर वाला लिखना है, 4 × 3 = 7 हो गो, इधर वाला लिखना है। अब 5 × 3 = 8 हो गयो, इधर वाला, फिर 3 × 1 = 4 हो गो, इधर 3 3 3 3 कर देंगे 6 और 2 2 4, 46 हो गया आंसर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 × 6 = 18 12। 4 × 6 = 18 12। इतना बड़ा बड़ा गुड़ा वगैरह दिया गया है, कैसे आएगा सोच रहे हैं बैठ के। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसे अपने सर पे थोड़ा सा ऐसे ठोक दीजिए, ठोकने के बाद तुरंत आ जाएगा। क्या किया है, 4 × 3 = 12 और 6 × 3 = 18, यानी 4 × 3 किए तो 12 आ गया, और शुरुआत में ये है तो लेकिन लास्ट में लिखा है यहाँ, और 6 × 3 = 18। ओके, 5 × 3 किया तो 15, और 8 × 3 किया है तो 24। यहाँ पर 6 × 3 किया तो 18, 9 × 3 किया तो 27। ओके, वैसे ही यहाँ पर 7 × 3 करेंगे तो 7 × 3 = 21 इधर, और 6 × 3 करेंगे तो 6 × 3 = 18, 18 21 आंसर, ये वाला, ये 18 21 ये आंसर हो गया, है ना, कुछ नहीं था, आसान था। आगे बढ़ते हैं। 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या है। 8 मित्र मिले, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो संभावित हाथ मिलाने की संख्या है। अब आप जोड़ रहे हैं 8 मिले हैं तो पहला वाला मिलाएगा, फिर दूसरा वाला मिलाएगा, वगैरह वगैरह करेंगे, गलत हो जाएगा। देखिए कैसे इसका होता है, 8 मित्र हैं तो सीधे ये फार्मूला है, ये होता है कि 8C2 ऐसे करके फार्मूला होता है। फार्मूला क्या, सीधे ऐसे करिए, 8 मित्र हैं, फैक्टोरियल 8 / फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 में से 2 घटा देंगे 6, जितना है नीचे 8C2 है, 8C2 हो जाएगा। 2 लोग मिलाएंगे ना जब भी हाथ मिलाएंगे, तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6। अब 8 को बाहर करेंगे, 7 को बाहर करेंगे तो 6 बचेगा, इसका यही रूल होता है। 8 को बाहर करते हैं तो अंदर 1 घट जाता है, 7 बचता है, 7 को बाहर करेंगे तो 6 बचेगा, और नीचे यहाँ पर 2 है, 2 को बाहर करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की वैल्यू 1 यानी 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 6 बचेगा, 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, 8 × 7 = 56, 56/2, 56/2, 2 से भाग देंगे तो 2 दूने 4, 2 × 8 = 16, 28 दूनी 56, आंसर हो गया 28। क्या किए, कुछ नहीं। अब देखिए यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ देता कि 10 मित्र मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कैसे होगा, तो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 10 है, फैक्टोरियल 8, 10 बाहर करेंगे, 9 बाहर करेंगे, फैक्टोरियल 8 है, नीचे 2 बाहर कर देंगे, फैक्टोरियल 8 है, ये कट गया, तो ये हो गया 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, तब 45 आंसर होगा। क्या करना है, कुछ नहीं, आसान है। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट में पैन को 31 लिखते हैं, एक निश्चित कूट में कह रहे हैं कि पैन को 31 लिखते हैं, पैन को 31 लिखते हैं और PAR को 35 लिखते हैं। इस कूट में PAT कैसे लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, हमने बताया था EJOTY, EJOT यानी E 5 पे है, J 10 पे है, O 15 पे है, T 20 पे है, Y 25 पे है। ठीक, जब 25 पे है तो अब क्या करेंगे, PAN यानी P + A + N, तो P कितने पे होगा, P कितने पे होगा, ABCDEFGHIJKLMNOP, O के बाद P आ रहा है, यानी P O 15 पे है, तो P कितने पे, 16 पे होगा, है ना। P यानी 16 + A कितने पे, 1, तो 1 A तो 1 ही पे रहे, और N
ओ पी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर जे के बाद के एल एम एन, यानी जे 10 पे है तो के एल एम एन 14 पे हो गया, प्लस 14 कितना हो गया 16 14 30 एक 31, तो पैन को 31, ठीक है ये हो गया। पी ए आर कर रहे हैं, पी प्लस ए प्लस आर, आर पी हमने देखा कि निकाल लिया 16 है, ए जो है 1 है, आर कितने पे होता है पी ओ, देखिए यहाँ पर ओ है, ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद पी क्यू आर, यानी ये 15 पे ओ है तो 16 17 18 18 हो गया, तो 16 18 8 से 14, तो ये हो गया 24 नहीं 34 एक 35, 35 ही लिखा है। ओके, अब पूछ रहा है पी ए टी को क्या लिखेंगे, पी ए टी वही बात करिए, पी हो गया आपका 16 प्लस ए 1 प्लस टी, टी आपको देखिए यहीं पर है कि 20 पे है, टी कितने पे है 20 पे है, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया 20 10 30 7 37 37 37 आंसर हो जाएगा, है ना, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही खाली जोड़ देना, काउंट कर लेना, यही है रीजनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, ये श्रृंखला है, अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, कुछ नहीं किए हैं, देखिए क्या किया है 5 गुणे 3 किए हैं, 5 गुणे 3 प्लस 1 5 3 15 प्लस 1 बराबर 16, 16 दूनी 32 16 3 48, 16 गुणे 3 प्लस 1, ठीक है हाँ प्लस 3 कर दिए हैं, एक के बाद 3 कर दिए, 16 दूनी 32 16 3 48 और 3 कर दिए तो 51 हो गया। वैसे ही 51 इंटू 3 प्लस 5 ये बढ़ता जा रहा है, ये देखिए 3 से 5 हो गया, अब 7 हो जाएगा, आगे 5 कर देंगे तो 51 यहाँ कितना हो जाएगा 50, 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 153 और प्लस प्लस 5 158 हो जाएगा। ओके हो गया। अब 158 गुणे 3 प्लस ये 5 हो गया तो 2 और बढ़ा दीजिए 7 हो गया बराबर, तो 158 गुणे 3 थोड़ा कर लीजिए, 158 का गुणा 3 में कर लीजिए, 8 3 24 4 5 3 15 2 17 के साथ 3 1 कम 3 1 4 174 हो गया। 174 प्लस 7 कर देंगे, नहीं 158 गुणे 3 है, 174 कहाँ से, 8 3 24 के 4 आया 2 और 5 3 15 2 17 के साथ 1 आया और 3 1 कम 3 1 4 हो गया, 474 हो गया। 474 प्लस 7 कर देंगे तो 7 4 11 और 7 1 8 और ये 481 ये आंसर आ गया 481, वैसे ही। ओके तो ऐसे ही किए हैं, कुछ नहीं हुआ है इसमें, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ पेचकों में बहुलक, हमने कल बताया था कि एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ये फार्मूला याद रखिएगा। हमने बताया था अगर सम संख्या हो तो उसका होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2, है ना, ये माध्यिका निकालने के लिए होता है। ओके तो ये तो अलग क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सीधे बहुलक पूछा है और बहुलक वही होता है जो कई बार आया हो, जैसे 7 7 7 7 4 बार आया है, नहीं 5 बार आ गया है 7, तो यही बहुलक हो जाता है। जो सर्वाधिक संख्या में होता है वो बहुलक होता है, ये याद रखिए। सबसे ज़्यादा बार जो आया हुआ रहता है वही बहुलक होता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा कि लुप्त संख्या कैसे ज्ञात होगी। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए कि हाँ, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा खेला अलग है। तो चलो डोरेमोन और नोबिता लगाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है कि 3 5 5 19 7 41 9 आगे क्या कौन सी संख्या आएगी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 का स्क्वायर करिए -4 बराबर 5, 3 3 का 9 में से 4 गया 5 आ गया। ठीक है वैसे ही हम करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस इसमें से करेंगे 6, 5 का स्क्वायर 25 में से 6 गया 19 हो गया, है ना, यहाँ खेला ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे -8, यहाँ पर ये देखिए 2 2 बढ़ता जा रहा है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 -8 इक्वल टू हो जाएगा 41। ओके वैसे ही करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 10 कर देंगे तो 9 स्क्वायर होता है तो 81 -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो कैसा लगा डोरेमोन, अच्छा था ना क्वेश्चन। तो 71 इसका आंसर है। ओके तो
3 का स्क्वायर माइनस 4 किए तो 5 आ गया है, वैसे 5 का स्क्वायर माइनस 6 किए तो 19 आ गया है, 7 का स्क्वायर माइनस 8 किए हैं तो 41 आ गया है, फिर वैसे ही आ गया है आगे 71, तो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ फिर आ गया 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? देखिए कितना आसान है, देख के लोग अब काउंट करेंगे कि अगर 1 जनवरी 1995 को रविवार है तो कैसे 1 जनवरी 1996 का दिन निकलेगा। कुछ नहीं करना है, अगले वर्ष में पहुंचते हैं तो यहाँ पर 4 से अगर कट करेंगे तो संभवतः 1996 कट जाएगा, लेकिन हमको जनवरी तक ही जाना है, एक ही जनवरी को पता करना है। तो 1 जनवरी को जब देखते हैं 95, तो 1 जनवरी को जब रविवार है तो अगले बार सोमवार हो जाएगा, है ना। अब यहीं 1 जनवरी 1995 को रविवार था, पूछता 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2000 कौन सा दिन होगा। बीच में लीप वर्ष जब आएगा तो 2 दिन आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर हमने रविवार सोमवार गए हैं, तो अगर लीप वर्ष भी इसमें आ जाएगा तो सोमवार की जगह आप 2 दिन बढ़ा दीजिएगा, मंगलवार। और क्यों लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर है कि ए बी से अमीर है, मतलब ए जो है बी से अमीर है। ओके, इधर जो मुंह खुला होता है इधर इसका, ये बड़ा होता है, उस साइड बड़ा वाला आदमी होता है ना, वैसे ही हर जगह। सी ए से अमीर है, कह रहा है कि सी जो है ए से अमीर है, डी जो है सी से अमीर है, डी जो है सी से अमीर है ना। ई सबसे ज़्यादा अमीर है, ई बेचारा सबसे अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा, मतलब बीच में कौन होगा, बीच में सी होगा, है ना। तो ए बी से अमीर था, सी जो है ए से अमीर है ना, डी जो है सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है, तो ई सबसे ज़्यादा अमीर है। पूछ रहे हैं बीच में कौन होगा, तो बीच में सी होगा आपका आंसर। ओके ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है, रमन मोहन से तेज दौड़ता है, यानी रमन जो है मोहन से तेज दौड़ता है, मोहन से, ठीक। लेकिन करीम से तेज नहीं दौड़ता है, करीम से तेज नहीं, यानी करीम इससे तेज है, करीम से तेज नहीं दौड़ता है। ओके, करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है, करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है, सुमन से। क्या कह रहा है, रमन मोहन से तेज दौड़ता है तो ये हो गया, लेकिन करीम से तेज नहीं, रमन जो करीम से तेज नहीं। और कह रहा है करीम सुमन से तेज दौड़ता है, तो करीम यहाँ बीच में आ गया ना, करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है, यानी कि करीम के बीच में ये भी आ गया, ये सुमन भी आ गया, लेकिन अभिनव से तेज नहीं। करीम जो है सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, अभिनव से तेज नहीं। ओके, तो कह रहा है कि कौन सबसे तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज अभिनव ही है ना, अभिनव ही सबसे तेज दौड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे, यही तो बताते हम आ रहे हैं कि फरवरी में 29 दिन वो उसमें होंगे जो 4 से पूरे तरीके से कट जाएगा। तो 4 से पूरे तरीके से जब 2300 को काटेंगे आप, 2300 को 4 से भाग दोगे तो 4 से भाग दोगे तो 575, यानी पूरा जो कट जाएगा उसी में फरवरी 29 दिन की होगी, उसी में फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक है, तो 2300 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन है, ये फार्मूला होता है कि एलसीएम यानी ल गुणे म बराबर पहली संख्या पहली गुणे दूसरी। ये सीधे इसी पर है, सब पीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा 12 है, एलसीएम 14 है, तो 12 गुणे 14 है। अगर यदि एक संख्या 36 है यानी पहली वाली दिया है तो दूसरी ज्ञात करो, तो निकालो बच्चा। तो दूसरी यहाँ पर 36 का गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 12 गुणे 14 बटे 36। ओके, 12 तिहाई 36, तो 14 बटे 3 है, 14 बटे 3 आएगा, 144 है, वही तो हम भी कहें 144 बटे 3 हो गया। ओके, तो 144 3 से कट करिए, 3 से कट करेंगे तो 3 चौक के 12 बचा कितना, 2, 3 7 21, 3 बटे 24, 48 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लासा गुणे मासा बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या। क्लास 10th में ये आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। क्लास 10th में कोई ये नहीं कह सकता कि 10th में हमारा कॉमर्स था, हम जो कि BA में इससे किए हैं, लेकिन 10th तक आप सभी लोगों का सेम होता है, 10th में सब पढ़ाया गया। अब यहाँ पर कि व्यंजक 2x³ + x² - 2x - 1 विभाज्य है, 2021 का है ये कह रहा है 2x³ + x² - 2x - 1 किससे विभाज्य है, पूरी तरीके से कट जाएगा, किससे। अब देखिए ये
एक होता है द्विघात समीकरण वगैरह वाले में आता है। अब इसको कह रहा है किससे कट जाएगा, हम 2x + 1 से इसको भाग दे रहे हैं, विभाज्य मतलब भाग दे रहे हैं, 2x + 1 से भाग देते हैं, है ना। तो अब कितनी बार ले जाएं, पहली बार कितनी बार ले जाएं, हम ले जाते हैं, हमें पता है कि ये 2x है, 2x है, जब हम इसमें x² का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा x⁴ यानी इसके बराबर हो जाएगा, तभी ना कटेगा। तो हम कितनी बार लेगा, x² बार लेगा, यानी x² का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x³ और एक में भी गुणा होगा तो प्लस एक में भी x² गुणा तो x²। ओके, अब ये देखिए ये कट हो गया, है ना, बचा -2x - 1, तो -2x - 1 को नीचे उतार लेते हैं। अब कितनी बार ले जाएं, अब कितनी बार ले जाएं कि ये भी कट जाए, -1 बार ले जाइए, -1 बार ले जाएंगे तो ये -2x हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये -1 हो जाएगा, ये भी कट हो गया, है ना। ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे ये कट हो गए, तो ये पूरे तरीके से 2x + 1 से विभाजित है, तो पूरे तरीके से 2x + 1 से विभाजित हो रहा है। लेकिन आप जब करेंगे तो पहले आप a वाला देखेंगे, b वाला देखेंगे, फिर d वाला देखें, फिर b वाला देखें, मतलब ऐसे थोड़ा समय लगता है इसमें, लेकिन इसी प्रकार से होता है और आसान ही ये होते हैं, बहुत आसान होता है, सिर्फ वही भाग देना है, लेकिन इसमें देखिए इस प्रकार से भाग होती है। ओके, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना नोबिता। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 हैं। तो खरगोश और कबूतर के सर तो एक ही होते हैं, तो उनके सिरों की गिनती की जाती है तो क्या पता चलता है कि 200 हैं। यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। कबूतर के 2 पैर और खरगोश के 4 पैर, है ना। अब समीकरण बनाते हैं, समीकरण सॉल्व करते हैं, और समीकरण वाला भी क्वेश्चन कोई नहीं कह सकता कि समीकरण हमको नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया नहीं गया है, आप पढ़े नहीं हैं। क्लास 10th में समीकरण वगैरह क्लास 8 से ही शुरू हो जाता है ये सब। थोड़ा पानी पी लें हम। तो समीकरण वाला देखते हैं, यहाँ पर समीकरण बनेगा। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है, मान लेते हैं कि खरगोश बराबर x, मानते हैं खरगोश बराबर x और कबूतर बराबर y, कबूतर बराबर y मान लेते हैं, खरगोश बराबर x, कबूतर बराबर y मान ले। कह रहे हैं कि इनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 हैं, यानी x + y, खरगोश + कबूतर बराबर 200 पता चलता है। ये समीकरण हो गया एक। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है, तो खरगोश के 4 पैर होंगे यानी 4x प्लस कबूतर के 2 पैर 2y बराबर 580 प्राप्त होता है। यह समीकरण नंबर 2। आप समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखिए अगर हम 4x वाला इसको अगर करेंगे तो यह यहाँ पर जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो उसको करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, दिक्कत का मतलब ज़्यादा गुणा करना होगा। लेकिन अगर हम 2, ये नीचे 2 है, इसके आगे 1 है, तो हम इसमें जो है कि यहाँ से ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे और इसमें जो है 1 से गुणा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y बराबर 2 से गुणा होगा 200 में तो 400 हो जाएगा। और नीचे करेंगे इसमें 1 से करेंगे तो ये 4x + 2y बराबर 580, एक का गुणा करेंगे तो उतना होगा। अब इसको कैसे करते हैं, यहाँ नीचे माइनस घटा देते हैं, माइनस हो गया, ये 2y से कट गया, ये 2x - 4x यानी -2x = हो गया 580 है, -400, 580 में से 400 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। 180 माइनस से कट गया, x बराबर यानी 2x बराबर जब 180 है तो x बराबर x में 2 का गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, x बराबर आ गया 2, तो 2 से जब भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 ना 90 आ जाएगा, 180 में 2 से भाग देंगे 90, यानी x बराबर 90 आ गया, यानी कि खरगोश पता चल गया 90। अब तो x पता चल गया, खरगोश 90 है, पता चला था कि सिरों की संख्या 2 है, सर 2 जोड़ने मिलते हैं, जब खरगोश 90 है तो उसमें से घटा देंगे तो कबूतर पता चल जाएगा, कबूतर 110 है। नहीं होता ऐसे, तो अब इसकी यानी x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90 + y बराबर 200, तो y बराबर 200 - 90, 200 में से 90 घटा देंगे तो 110 हो जाएगा, है ना। तो 110 आपका आंसर हो जाए। कह रहा है चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं, कबूतर यानी y हमने माना था यहाँ पर y, तो y बराबर 110 हो गए, यही आंसर है ना। तो कैसा था ये क्वेश्चन, आसान था ना, ऐसे पूछते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं, है ना। माता में पिता की उम्र का 135 है, तो बेटी की उम्र क्या है, तो मान लेते हैं माना बेटी की उम्र x है, माना
बेटी बराबर यक्स, बेटी की उम्र कितनी है, यक्स है। कह रहे हैं कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, यानी माता जी जो हैं, माता जी अपनी बिटिया से 4 गुना बड़ी हैं, यानी बिटिया अगर यक्स है तो 4 का गुणा कर दीजिए, 4 गुना बड़ी। और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं, पिता जो हैं अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं, यानी 5 यक्स हैं पिताजी। ओके, तो माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है, यानी 4 यक्स प्लस 5 यक्स बराबर 135 है। तो 5 4 9 यक्स बराबर 135, यक्स में 9 का गुणा है तो यक्स बराबर 135 बटे 9। 9 से भाग दीजिए, 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एक कम 9 बचेगा, 4 होगा 45, 9 पचे 45, 9 एक कम 9 और 9 पचे 45, यानी 15, कितना 15 वर्ष। यक्स बराबर 15 आ गया। हमने तो बेटी की उम्र ही माना यक्स बराबर 15 और बेटी की उम्र ही पूछा जा रहा है, तो यक्स बराबर 15 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये बंदर आज हम इसको ऊपर बैठा के छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, ठीक है, 12 मीटर ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा चिकना खंभा है। ये तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दिमाग लगाएंगे लग जाएगा। पहले मिनट में वह 2 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। पहले मिनट में 2 मीटर गया, 2 मीटर ऊपर जाता है पहले मिनट में, यानी छलांग लगाता है, 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में थोड़ा रुकता है, तब तक अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है। यानी 2 मिनट बराबर 2 मिनट में वह कितना जाता है, 1। 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है ना, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। ओके, तो कह रहे हैं कि इस तरह वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। जब आप देख रहे हैं कि 2 मिनट में 1 ही मीटर जा रहा है, क्योंकि पहले मिनट कूदता है, 2 मीटर जाता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है ना, तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। बंदर 2 मिनट में कितना चढ़ता है, 1 मीटर चढ़ता है ना। तो 2 गुणे अगर हम 10 करें, 2 गुणे 10 मीटर करते हैं 10, तो कितना हो जाता है 20, है ना, 20 मीटर पहुंच चुका, यानी 10 मीटर चढ़ जाता है 20 मिनट में। 10 मीटर चढ़ जाता है 10 मीटर चढ़ जाता है 20 मिनट में, ठीक है। लेकिन आखिरी जब 10 मीटर के बाद जब कूदेगा तो एकदम शीर्ष पर पहुंच जाएगा। यही तो गेम है, जब एकदम शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो फिसलेगा कहाँ से, जब एकदम शीर्ष पर पहुंच जाएगा, यानी 1 मिनट में 2 मीटर जब कूदेगा, 1 मिनट में 2 मीटर कूदेगा तो वो कितना पहुँच जाएगा, वो 12 मीटर पे पहुँच जाएगा और मिनट होगा 21। 12 मीटर पहुँच जाएगा, मिनट होगा 21। आखिरी बार जब कूदेगा वो तो एकदम शीर्ष पर पहुंच जाएगा, जब ऊपर पहुंच जाएगा तो फिसलने की बात ही नहीं है। यही तो गेम है ना, यही गेम है। तो यही 21 मिनट उसको लगेंगे 12 मीटर चढ़ने में, ठीक है। चलिए, बंदर बैठ गया ऊपर, अब देखेगा नीचे। कह रहे हैं कि पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है। क्या कह रहे हैं कि पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु की दुगनी है। क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है। 20 और 50 पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु है, वर्तमान में पूछ रहे हैं, वर्तमान यानी पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु की योग का दुगनी है। यानी माना कि पहला पुत्र है यक्स और दूसरा पुत्र वाई है ना, पहला यक्स दूसरा पुत्र वाई है। तो कह रहे हैं कि पिता की उम्र यानी पिता बराबर हो जाएंगे, पिता बराबर उसके दोनों पुत्र यानी दोनों पुत्रों के योग की दोगुनी है। यही है ना, पिता की उम्र 2x प्लस वाई है, ठीक है। 20 वर्ष पश्चात तो 20 वर्ष पश्चात मतलब कि 20 वर्ष तो बच्चा भी बढ़ेगा, दोनों लड़के भी 20 वर्ष आगे बढ़ेंगे और पिताजी भी 20 साल उम्र बढ़ेगी। तो क्या होगा, 20 यानी x में प्लस 20 यानी x वाला जो लड़का है प्लस y प्लस 20 यानी दोनों की उम्र बढ़ गई, है ना। ऐसे तो x प्लस 20 प्लस वाई प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो 2x प्लस वाई दुगनी तो है ही, प्लस 20 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 20 इधर प्लस में, इधर 20 है, दोनों कट जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो कट जाएगा, है ना। अब ये देखिए x प्लस वाई है और उधर 2x प्लस वाई, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया x प्लस वाई इधर है, तो यानी x प्लस वाई प्लस 20 बराबर हो गया 2x प्लस 2y। ओके, अब ये देखिए उधर लेके चले जाते हैं हम, तो x और y को उधर लेके चले जाते हैं, यानी 20 बराबर हो रहा है 2x है और ये x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x और y है, 2y में से 1y फिर घट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर आ जाता है 20, है ना। x प्लस वाई बराबर आ जाता है 20, यानी x प्लस वाई बराबर 20 आ गया। यही ना आया, x प्लस वाई बराबर 20।
क्या कह रहे हैं, पहली लाइन देखिए क्या कह रहे हैं, पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है। अब x प्लस वाई हमने माना पहला पुत्र x दूसरा y है तो उसके योग की दुगनी है, यानी x प्लस वाई अगर 20 है तो पिताजी कितना है, 2 गुने हैं इनके, यानी 2 गुणे 20 बराबर 40। पिता की उम्र है 40 वर्ष। क्या किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, कहे वही जो बता रहे हैं वही तो हमने कर दिया है। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है, हमने माना पहला पुत्र x है दूसरा पुत्र y है, तो पिता की आयु दुगनी है उनके योग की, दोनों पुत्रों के योग की दुगनी है, तो 2x प्लस वाई। ओके, लेकिन बाद में बताते हैं कि 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष तो x वाला बच्चा भी बढ़ेगा और 20 वर्ष तो y वाला बच्चा भी बढ़ेगा और पिताजी भी 20 वर्ष बढ़ेंगे, है ना। तो यही 2x प्लस वाई प्लस 20 हो जाएंगे। बस इसको सॉल्व कर दिए हैं तो x प्लस वाई बराबर 20, यानी दोनों पुत्रों का योग 20 है। और कह रहा है कि पिता की उम्र दोनों पुत्रों के योग की दुगनी है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये योग है ही x प्लस वाई बराबर 20, 2 गुणे कर दिए, 20 गुणे 2 कर दिए, 40 वर्ष आंसर आ गया। ठीक है, तो यही तो था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, रीजनिंग प्रश्न चिन्ह यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या है, 7 गुणे 2 7 दूनी 14 प्लस 4 बराबर 18। ठीक है, वैसे ही 18 गुणे 2 प्लस 4 18 दूनी 36 प्लस 4 बराबर 40। वैसे ही 40 गुणे 2 प्लस 4 40 दूनी 80 4 84 84 आंसर है। और आगे हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 84 गुणे 2 प्लस 4 84 दूनी 8 दूनी 16 148 4 नहीं 8 दूनी 16 172 4 सॉरी 8 दूनी 84 दूनी 84 का गुणा 2 हम करेंगे कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 160 168 प्लस 4 बराबर 172। तो आंसर भी चेक होगा कि हाँ सही है ना, तो 84 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। 7 गुणे 2 प्लस 4 बराबर 18 18 गुणे 2 प्लस 4 हो गया, यहाँ पर 40 आ गया, 40 गुणे 2 प्लस 4 हो गया 84, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग लगाएंगे, पिछले वाले लेक्चर में बहुत इस प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसको लगाइएगा। और 95598889 9559888978 पर अपना नाम पहले लिखकर और इस क्वेश्चन को लगाकर भेज दीजिएगा उस पर, है ना, इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ठीक है, हाँ वैसे ही करते हैं, वैसे ही जैसे ऐसे कभी भी करते हैं, तो इधर ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जब कोई मान लीजिए कोई पूरब गया तो मुंह उसका चेहरा पूरब की तरफ है, तो जब चेहरा पूरब की तरफ होगा तो इधर दाहिना इधर बायां, यही मेन गेम होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक, अगला है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है। स्मिता बेचारी 16वें नंबर पे है ऊपर से, यानी 16वें स्थान पर है ऊपर से। ठीक है, तथा नीचे से 29वें स्थान पर, नीचे से आती है तो 29वें स्थान पर है ना। अब देखिए पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, उत्तीर्ण लोगों में, उत्तीर्ण हुए लोगों में, तो 16 प्लस 29 16 कितना होगा, 9 6 15 2 1 3 1 4 45 हो गया। अब यहाँ पर हमने बताया कि काउंट 2 की 2 बार हो जा रही है स्मिता, तो 45 में से 1 घटा देंगे तो यानी टोटल 44 लोग क्या है उत्तीर्ण हुए। अब आगे क्या करें, 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया, प्लस 6 करिए, 6 ने परीक्षा छोड़ दिया, 5 छात्र इसमें अनुत्तीर्ण रहे, 5 बेचारे फेल हो गए। अब पूरा जोड़ दीजिए, कह रहे हैं कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 44 पास हैं, 6 ने छोड़ दिया, 5 ने तो फेल हो गए बेचारे, तो 6 4 10 5 15 के 5 आया 1 है ना, 4 1 5 कितना हो गया 55, टोटल संख्या 55 थी। यही है ना, देखिए कितना बड़ा लिखा गया है, डरने की आवश्यकता नहीं है, जो डरेगा वो फिर पछताएगा, सीखना ही पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। अब ये रेलगाड़ी वाला एक क्वेश्चन रहता ही है, कह रहे हैं कि 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही हैं। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब कि एक दूसरे के सामने आ रही हैं, है ना। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे, और पार कब करेंगी रेलगाड़ियाँ, जब तक दोनों रेलगाड़ियाँ ऐसे हैं दो, जब तक ये और ये दोनों का पिछला हिस्सा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तो पार नहीं होंगी ना, है ना। और दूसरी चीज़, जब एक दूसरे के साथ आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं, विपरीत दिशाओं में आ रही हैं और इतनी स्पीड से आ रही हैं, तो पहली चीज़ है कि स्पीड जुड़ जाती है। मान लीजिए आप कहते हैं, कह रहे हैं कि हम दिल्ली से चल रहे हैं, आप लखनऊ से आइए, आपकी स्पीड अलग है, उनकी स्पीड अलग है, आप लोग मिलेंगे एक जगह बीच में जाकर कहीं पर, लेकिन आपकी जो दोनों लोगों की स्पीड जोड़ दी जाएगी। ओके,
ठीक है। और आपकी मान लीजिए आप ट्रक से जा रहे हैं, ट्रक आपका 10 मीटर लंबा ट्रक है, 10 मीटर का है, 100 मीटर लंबा ट्रक आपका भी है, उनका भी 100 मीटर का है, तो जब तक दोनों ट्रक की लंबाई भी क्रॉस नहीं होगी तब तक आप पार करेंगे नहीं। तो इसलिए दोनों की ये 127 प्लस 98 जोड़ देंगे, यानी 98 जोड़ देंगे, 8 7 15, ये नहीं 8 7 15 और 1 बच गया, 9 2 11, 1 2 12, ओके 225 मीटर। तो ये आ गया, हमें कितना आया 225 मीटर दूरी आ गई, 225 मीटर, ठीक है। चाल जो है दोनों की जुड़ जाएगी, चाल 35 प्लस 55 कितना हो जाएगा 35 55, 5 5 10, 5 5 10, 5 3 8 1 9, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि आंसर आपका सेकंड में आया और ये दूरी मीटर में है। तो 90 गुणे 5/18 कर देंगे, है ना, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 पचे 90, तो 5वां 25, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई चाल, मीटर प्रति सेकंड में चाल। हमको चाल पता चल गई, हमको चाल पता चल गई, हमको पता चल गई दूरी, दूरी 225 मीटर। तो क्या निकालना है कि एक दूसरे कितने समय में, समय बराबर फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय बराबर फार्मूला। तो दूरी कितनी है 225 मीटर है, चाल कितनी है 25 है ना। तो अब 25 को कितनी बार गुणा करें कि आ जाए, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे करिए, 5 से काट दी, 5 5 25 और 5 काटेंगे 5 चौक के 20 हो गया, यहाँ पर 5 चौक के 20, 25 बचा, 5 25, तो 45 बटे 5, तो 5 9 45, आपका आ गया 9 सेकेंड आंसर, है ना, 9 सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। 225 मीटर हमने जोड़ा है तो दोनों की दूरी हो गई है। हमने चाल 55 और 35 को, चाल जो है कि उसको हमने वो कर लिया, जोड़ दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुणा किए हैं तो 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। समय बराबर दूरी बटे चाल फार्मूला होता है, तो इसको हम इसे कट कर देते हैं तो 9 आ जाता है, 9 सेकेंड समय आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर है कि y/x = 2 - x/y है, तो इतने की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन यहाँ पर x³ होगा, गलत है क्वेश्चन, यहाँ पर x³ होगा। अब इसको देखिए y/x = 2 - x/y, यहाँ पर भी वही स्क्वायर ही करना है और कुछ नहीं करना है। स्क्वायर क्या, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए ये है, अब y/x इसको इधर ले जाएंगे तो x/y हो जाएगा बराबर 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब कि इधर ये एलसीएम लेंगे तो xy, उसका गुणा हो जाएगा y² + x² बराबर 2, है ना। तो यानी x² + y² बराबर 2xy हो गया, ओके। अब 2xy को इधर लेके चले आएंगे तो x² + y² - 2xy = 0। आपको पता है a - b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही तो है यहाँ पर, यही है। तो यानी x - y का होल स्क्वायर हो गया, ओके। यानी कि x - y बराबर हो गया 0, x बराबर y हो गया, x बराबर y हो गया, ओके। x बराबर हमें पता चल गया कि y है, या फिर हम कह सकते हैं कि y बराबर x हो गया, है ना। हमने निकाल दिया कि y बराबर x। अब हम आगे करते हैं, हमें पता चल चुका है कि y बराबर x है, तो y बराबर x यहाँ रख देते हैं। यानी पहले x² है प्लस x y² है अपान x³ + y³ है, ओके। तो y बराबर x रखते हैं, तो यानी x² + x इंटू y बराबर x रखेंगे तो इंटू x² अपान यहाँ पर x³ प्लस x³, ये x³ है, ये x² नहीं x³ है, यही पहले हम बताए थे, ये x³ है, नहीं तो नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन गलत है। x³ प्लस y की जगह हम x रख रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, ओके। तो ऊपर हो गया x³ प्लस एक पावर इधर तो 2 + 1 यानी x³ ये भी हो गया, नीचे भी x³ प्लस x³, ओके। तो 2x³ ऊपर हो गया, 2x³ नीचे हो गया, दोनों सेम है, कट गए, बराबर 1 आ गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं किया गया है, यहाँ से इसको सॉल्व करके आ गया है x बराबर y आ गया है, या फिर y बराबर x की भी वैल्यू निकाल रखते तब भी वही आंसर आ जाता। बस उसी को हम रख दिए हैं, वैल्यू रख के ऐसे देखें तो ऐसे ऐसे सॉल्व करके कट के 1 आ गया, 1 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है कुछ ठीक ठाक। देखिए ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कथन और निष्कर्ष दिए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इसमें से निष्कर्ष निकलेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि कुछ फल जो हैं फूल हैं। मान लीजिए अगर ये फल है ना, तो कुछ उसमें जो है कि फल जो है फूल हैं, यानी यह फल है और यह जो हो गया फूल है, ओके। कुछ फल फूल हैं
ओके। अब आगे बोल रहे हैं कोई फूल नाव नहीं है, कोई फूल नाव नहीं है, कोई फूल नाव नहीं है यानी अलग बात हो गई। ओके, अगला लिखें कि सभी नाव नदी हैं, सभी नाव जो हैं क्या हैं, नदी हैं। बस बन गया गोला। तो क्या कह रहे हैं, कुछ फल फूल हैं यानी कुछ है तो यानी कुछ है। ओके, कोई फूल नाव नहीं है, कोई फूल नाव नहीं है, नाव अलग बात हो गई। फिर कह रहे हैं कि सभी नाव नदी हैं। तो अब निष्कर्ष कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि निष्कर्ष निकालें कि कुछ फल नदी हैं। कहाँ नदी है, नदी तो है ही नहीं, देखिए कहीं पर है, नहीं है। कुछ फल, फल तो यहाँ, कुछ फल तो फूल है, नदी थोड़े है। तो पहला जो है कि आपका ये गलत हो गया, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगला, कुछ नदियाँ नावें हैं, कुछ नदियाँ नावें हैं, तो वही बता रहे हैं कि कुछ नदियाँ जो है, नाव जो है कि कुछ नदियाँ नावें हैं, तो ये तो निकल रहा है निष्कर्ष, है ना। तीसरा, कुछ नदियाँ फल हैं, नदियाँ तो यहाँ है, ये तो दूर है बहुत, नदियाँ तो यहाँ है, कहाँ नावें हैं। कुछ नदियाँ फल हैं तो नहीं है, ये भी गलत। कुछ फल फूल हैं, ये तो बात सही है, कुछ फल जो है फूल हैं, ये भी सही। यानी 2 और 4 निष्कर्ष निकलता है। तो 2 और 4 किस में है, तो सी, 2 और 4 अनुसरित होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्वेश्चन 2021 वाले में पूछे गए, इसलिए थोड़ा सा इस पर पे मेहनत कर दीजिएगा। कहीं पर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप उसमें जो है कि इसको कर ले जाइएगा आसानी के साथ, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, देख के डरना नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर मैट्रिक्स को पूरा करता है। ये देखिए 7 चौके 28, 4 सत्ते 28 है, 7 चौके 28, ओके, 28 बी हो गया। और वैसे 15 तियाँ 45 बी हो गया, ओके, ए बी सी। ओके, अब यहाँ पर जो है कि पूछ रहे हैं कि 5 दूना के 10, यहाँ पर 10 आएगा, ए और बी लिखा गया है, वैसे ही 10 सी आंसर हो जाएगा, सी। ओके, तो यही है, बस गुणा किया गया और कुछ नहीं इसमें। चलिए, हाँ ये तो आपको करना पड़ेगा, करना नहीं, चलिए करा ही देते हैं, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, करा देते हैं। 7 खंभे पी क्यू आर एस टी यू वी इस प्रकार से लगाए गए हैं कि अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है। अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है। पहले 2 खंभे पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है। कह रहे हैं कि पहला खंभा पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है। ओके, कह रहे हैं कि क्यू के बाद आर आता है, आर के बीच की 1 मीटर कम होती जाती, 9 हो गई। फिर उसके बाद पी क्यू आर, फिर यस है, यस के बीच 8 मीटर हो गई। यस के बाद है कि टी है, टी के बीच 7 मीटर हो गई। टी के बाद यू है, यू में 6 मीटर हो गई। फिर उसके बाद वी है तो यू और वी के बीच में 5 मीटर दूरी हो गई। ओके, अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम हो जाती, अगले 2 खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम हो जाती। पहले 2 खंभे पी और क्यू के बीच की दूरी 10 मीटर है। पहले खंभे पी तथा अंतिम खंभे वी के बीच कितनी दूरी, यानी पी और वी के बीच कितनी दूरी है, तो क्या करेंगे 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 जोड़ दीजिए, 10 9 19, 19 8 हो गया 27, और 27 7 हो गया 34, 34 6 हो गया 40, 40 + 5 = 45, 45 मीटर। यही ना है, यही ना है, कुछ नहीं, 45 मीटर है बस। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है। प्रोफेशनल देखिए कि जो इसमें जितने दिए गए हैं ए बी सी डी जो भी जितने भी हैं, अगर वो इसमें से कोई एक्स्ट्रा किसी में होगा तो वही वाला जो है कि नहीं बनेगा। अब देखिए पी इसमें भी है, ए भी है, डबल एस भी है, आई भी है, ओ एन ए बन जाएगा। एफ आई एन एल, एफ भी है, एफ आई एन एल की बात करें तो देखिए एफ भी है, आई भी है, एन भी है, एन एल हो गया। एन ओ आर एम एल, एन भी है, ओ भी है, आर भी आर है। यम तो नहीं दिख रहा है, यम नहीं दिख रहा है, यम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनाया जा सकता। ओके, ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन 2021 वाला क्वेश्चन है। 2021 पीसीएस प्री का टफेस्ट कहा गया कि बहुत टफ जो है कि पेपर आया था सीसेट वाला, और बहुत वीर पुरुष धराशायी हुए। हमने भी देखा लोगों को धरा पर गिरते हुए, जो लोग जीएस में पास हो चुके थे, जीएस में लोग पास हो चुके थे लेकिन धरा पर गिरे। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे, क्या है। निम्न सारणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन के विवरण को प्रदर्शित करती है। ये सारणी दी गई 2021 के पेपर में है। साप्ताहिक वेतन और कर्मचारियों की संख्या है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना। कह रहे हैं कि 125 से कम तथा 125 तक, 125 से कम तथा 125 तक
125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत है, यानी कि साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत है, प्रतिशत। तो पहले हम टोटल कर्मचारियों की संख्या निकाल लेते हैं कितनी है। ये देखिए 120, मतलब सबको अब जोड़ दीजिए, टोटल कर्मचारी कितने हैं। तो हो गया ये 3 2 500, 5 1 620 प्लस 40 यानी 660 हो गए कर्मचारी 120 के अंडर वाले, यानी कि 125 से कम तथा 125 तक पैसा प्राप्त करने वाले, है ना। प्लस ये 150 यानी 250 हो गया, और 250 यानी 305 हो गया, 305 यानी 310, 310 30 340 हो गए। ओके, आपने ये प्राप्त कर लिया कि 120 के बराबर, 120 के बराबर या 120 से कम प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या 660 है। बाकी 340 कर्मचारी जो हैं वो 125 से एक्स्ट्रा कमाते हैं। टोटल हम जोड़ते हैं तो 0 6 4 10 यानी टोटल आ जाते हैं 1000 कर्मचारी। टोटल कर्मचारी 1000 हैं, 660 कर्मचारी 120 से कम या 120 कमाते हैं, 125 कमाते हैं, 120 कह रहे हैं, 125 कमाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रतिशत निकाल दीजिए। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 660 बटे 1000 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, यही ना करेंगे। 660 बटे 1000 गुणे 100, यही ना करेंगे। मान लीजिए आपने हाई स्कूल में प्राप्त किया 350 मार्क्स और आपका टोटल मार्क्स 500 था, तो गुणे 100 कर देते हैं ऐसे ही, ऐसे ना। तो 0 से 0 कट गया, 5 7 35 यानी आपने 70% प्राप्त किया। वही यहाँ पर है कि 0 से 0 कट गया, 0 से ये भी 0 कट गया, यानी 66% कर्मचारी जो हैं, 66% जो हैं कि 125 से कम प्राप्त करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, है आसान, एकदम आसान है, एकदम आसान है। देख के लगेगा अरे हमारे बस की बात नहीं भैया, हमसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास तो करो, थोड़ा सा तो लड़ने के लिए तत्पर रहो, थोड़ा सा तो लड़ो, आराम से हो जाएगा, है ना। तो हो गया, कितना आसान था, है ना। इसी के साथ 2021 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कम से कम 100 प्लस 100 प्लस प्रश्नों को हमने करवाया आपको मैथ रीजनिंग के। अब हम अगला प्रयास करेंगे कि हम संप्रेषण का एक लेक्चर आपको दे दें, संप्रेषण जिसमें सभी प्रश्न कम से कम 100 प्रश्नों का एक लेके आते हैं, आपको कंप्लीट करा देते हैं। संभवतः हम प्रयास करेंगे आज ही उसको करें। तो ये रहे पूरे आपके 100 प्रश्न, और हमारा पूरा विश्वास है कि अगर आपने पूरे लेक्चर देखे हैं, आप अगर संप्रेषण का लेक्चर देखे हैं जहाँ पर सबको डर लगता, हमने उसी नस को पकड़ा। संप्रेषण हमने 4 लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया। कंप्लीट कराने का मतलब कि वहाँ से आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, और संप्रेषण का क्वेश्चन ही समझ पे है ना। थोड़ा सा विचार करने पे, सोचने पर है, सीधे सीधे नहीं कि ऐसे आंसर मिल गया, है ना। तो थोड़ा सा विचार करने के लिए, सोचने पर संप्रेषण आपका हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक कौशल आपका हो जाएगा। और फिर मैथ रीजनिंग हमने करवा दिया। और बाकी इंग्लिश, हिंदी में देखिए, एक इंग्लिश में पैराग्राफ आता, वहाँ से 5 क्वेश्चन, हिंदी में पैराग्राफ आता, वहाँ से 5 क्वेश्चन, कुल मिला के 15-15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से होते हैं। तो 5-5 10 यहाँ कर लीजिए, 10 कह रहे हैं तो मान लीजिए 12, एक आध तुक्का बैठ गया, 12 हो गया इधर। और आपने संप्रेषण में 30 में से आपने मार दिया 10 मार दिया, और वही मैथ रीजनिंग में आपने 15 मार दिया, तो आप 35 हो गए। गिरते गिरते 35 कहाँ, 37 हो गए गिरते गिरते। ये गिरते गिरते की बात है, वैसे आप ज़्यादा कर पाओगे, है ना। तो ये हुई, यहाँ पर आज ख़त्म होता है लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, और सौरभ आपसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।